हेलो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर EL207 के फिफ्थ यूनिट मेमोरी एंड आईओ सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इस यूनिट में हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट सिस्टम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेमोरी जहां माइक्रो प्रोसेसर सारी इंफॉर्मेशन या डेटा सेव करता है, और इनपुट आउटपुट सिस्टम्स वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बाहरी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट टॉपिक 5.1 मेमोरी टाइप्स पढ़ेंगे। मेमोरी किसी भी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। यह इनपुट डिवाइसेस द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को दिए गए बाइनरी डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है, और माइक्रो प्रोसेसर द्वारा उन्हें प्रोसेस किए जाने के बाद बाइनरी रिजल्ट जो आउटपुट डिवाइस को भेजा जाना है उसे भी स्टोर करके रखता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और स्टोरेज। प्राइमरी जो माइक्रो कंप्यूटर में परमानेंटली लगी रहती है, जैसे रैम और रोम, और स्टोरेज जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव एट्सेट्रा। मेमोरी क्लासिफिकेशन। माइक्रो कंप्यूटर की मेमोरी को बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार से डिवाइडेड है, रैम और रोम। रैम जिसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रैम को भी टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक एक बहुत ही लो पावर नॉन वॉलेटाइल रैम होती है। डायनामिक रैम इंटीग्रेटेड रैम होती है। इसी तरह से रोम को दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, इरेजेबल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी जिसे हम इरेज नहीं कर सकते, एक बार हमने लिख दिया है तो वो परमानेंट हो जाता है, उसके बाद वो जब डिस्ट्रॉय ही करनी पड़ती है अगर उसमें किसी भी टाइप का चेंज करना है तो। वो होता है सिंपल आपका प्रोग्रामेबल रोम, PROM। और इरेजेबल मेमोरी जिसको हम इरेज कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट या तो वो चेंजेस ब्लॉक लेवल पे होते हैं या फिर वो चेंजेस चिप लेवल पे होते हैं। तो वो भी दो टाइप की है, EPROM एंड EEPROM। इन सब के बारे में हम आगे एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। स्टोरेज मेमोरी जो बाहर से लगाई जाती है बैकअप के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज भी कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, सेमी रैंडम एक्सेस और सीरियल एक्सेस। सेमी रैंडम एक्सेस कि हमने जो डिवाइस है जिसमें जो डेटा स्टोर किया है उस डेटा को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट डेटा से ही शुरू करना ज़रूरी नहीं है, आप बीच में से भी किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। कोई भी डेटा कहीं से भी उठा के आप पढ़ सकते हो। लेकिन सीरियल एक्सेस में वो एक सीक्वेंस में ही चलता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप है। पहले जब हम कैसेट्स वगैरह चलाते थे वो इसके अंडर आता है। तो वो कैसेट जब चलती है तो वो स्टार्ट से लेकर ही एंड तक चलती है। आपको रिवाइंड कर करके आप उसे प्रेस करके आगे ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो चलती पूरी है। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ही आपको उसे एक्सेस करना पड़ता है। बीच में से कोई भी डेटा एकदम से आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन सेमी रैंडम एक्सेस में आप कहीं से कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्स जो हैं आपके, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, इनको आप कहीं से भी कोई भी डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में ज़रूरी नहीं है। स्टोरेज मेमोरी हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में यहाँ पर। इस यूनिट में हम सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का ही डिटेल पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन सेमीकंडक्टर मेमोरी से भी आता है कि एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि बेसिकली ये सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती हैं। बाकी जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं उनमें मैग्नेटिक टेप भी यूज़ कर सकते हैं, CCD भी यूज़ करते हैं, तो वो सब सेमीकंडक्टर से नहीं बनते हैं, जबकि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर से ही बनती है। इसलिए एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन सेमीकंडक्टर मेमोरी से भी आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं रोम से। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से हम देख सकते हैं, रीड ओनली मतलब आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। एक बार जब इस मेमोरी में कुछ लिख दिया जाता है, इसे प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो हम इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। इसमें हम लिख नहीं सकते, इसमें चेंजेस अलाउड नहीं होते। तो इसमें बेसिकली वही प्रोग्राम्स स्टोर किए जाते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार के अल्टरेशंस की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारा बूटिंग प्रोग्राम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते। जो किसी भी सिस्टम का प्रॉपर जो बैकग्राउंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता है वो सारा किस में होता है? रोम में। ये एक बार मैन्युफैक्चरर इसको प्रोग्राम कर देता है, उसके बाद यूज़र के लिए एक्सेसिबल नहीं होता।
ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब पावर ऑफ होने के बाद भी जो भी डेटा आपने इसमें स्टोर किया है वो कहीं नहीं जाएगा, एज इट इज़ उसमें सेव रहेगा। जबकि जो रैम्स होती हैं वो वॉलेटाइल होती हैं, जैसे ही आपने पावर ऑफ किया उनमें जो भी डेटा था वो ख़त्म हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, सेव नहीं रहता है। इन्फॉर्मेशन जो भी इसमें आपने स्टोर की है रोम में, उसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। जो बिट पैटर्न है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है उसमें। जो हमने पहले भी इसका क्लासिफिकेशन देखा था, रोम को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, परमानेंट एंड सेमी परमानेंट। परमानेंट जिसमें किसी भी तरह के चेंजेस पॉसिबल नहीं हैं वो मास्क्ड रोम या पी रोम कहलाती हैं, और सेमी परमानेंट जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस, तो उन्हें कहते हैं हम ईपी रोम और ईईपी रोम। रोम्स जो हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, कुछ कॉलम्स हैं और कुछ रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जा रही हैं यहाँ पर, और उनके बीच में है डायोड्स। तो डायोड्स जो हैं वो एक तरह से बिट प्रेजेंस को दर्शाते हैं कि वहाँ पे अगर 1 है तो वहाँ पे डायोड बना हुआ होगा, और अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे 0 है। डायोड से 1 या 0 हम कैसे दर्शाते हैं, क्योंकि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो वो करंट फ्लो करवाएगा। करंट फ्लो मींस 1 लॉजिक हाई, तो वो 1 को डिनोट करता है। अगर डायोड नहीं है तो दोनों वायर्स में कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसे डिनोट करते हैं लॉजिक 0 से। तो इन रोम्स को हम मैट्रिक्स में अरेंज किए गए डायोड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस सिर्फ डायोड से ही कनेक्टेड होती हैं। जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, ये सिर्फ डायोड्स के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं। इन 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस से हम 8 रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे से रजिस्टर एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। तो किसी भी रजिस्टर में जो हमारे 8 बिट्स होते हैं वो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। परमानेंट ग्रुप के रोम्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के रोम्स होते हैं, मास्क्ड रोम एंड पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। मास्क्ड रोम में जो बिट पैटर्न हम रिकॉर्ड करते हैं वो परमानेंटली रिकॉर्ड होता है। एक बार उस पर रिकॉर्डिंग हो गई है, कुछ भी बिट पैटर्न हमने स्टोर कर दिया है तो उसे चेंज नहीं कर सकते, वो पूरा चिप ही डिस्कार्ड करना पड़ता है अगर आपको किसी भी टाइप के चेंजेस करने हैं तो। मास्क्ड रोम जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे जो भी बिट पैटर्न स्टोर किए जाते हैं वो मास्किंग प्रोसेस से किए जाते हैं, मतलब मेटलाइजेशन प्रोसेस। जैसा कि आपने पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में पढ़ा होगा कि मेटल होता है उस पर मास्क लगाते हैं, जहाँ पे डेटा स्टोर करना होता है वहाँ पे मास्किंग हटा दी जाती है, जहाँ पे नहीं करना होता वहाँ पे मास्किंग रखी जाती है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव और स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, तो ये फैक्ट्रीज़ में बहुत ही प्रिसीजन के साथ किया जाता है। इन्हें हम लैब्स में या फिर हमारे कॉलेजेस में नहीं कर सकते, इसे कोई भी यूज़र अपने घर पे नहीं कर सकता है। इसी तरह से आपका पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम, जैसा कि हमने पहले लास्ट स्लाइड में देखा था कि वायर्स के मैट्रिक्स के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं रोम्स को, तो ये बेसिकली पी रोम का मैन्युफैक्चरिंग था। इसमें निक्रोम या पॉलीसिलिकॉन वायर्स मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और इनको एक पी रोम प्रोग्रामर किया जाता है जो पर्टिकुलर लाइंस को फ्यूज़ कर देता है बिट पैटर्न को स्टोर करने के हिसाब से। अगर बिट पैटर्न में 1 है तो वो पर्टिकुलर लाइन फ्यूज़ कर दी जाएगी, मतलब उन दोनों के बीच में एक डायोड बना दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जहाँ पे डायोड है वहाँ करंट फ्लो होगा, सो इट विल रिप्रेजेंट 1। अगर डायोड नहीं है तो वो ओपन सर्किट है और रिप्रेजेंट करेगा 0 को। इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पे 2 वायर्स को आपस में बर्न करके किया जाता है, इसलिए बर्निंग द पी रोम भी कहते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी परमानेंट रोम्स के बारे में, जिन रोम्स को आप इरेज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका ईपी रोम, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल जैसा कि नाम से पता चल रहा है हमें, जिसको हम इरेज कर सकते हैं। इसमें बिट्स को स्टोर करने के लिए एफईटी के गेट को चार्ज किया जाता है, बहुत ही हाई वोल्टेज चार्ज गेट पर अप्लाई किया जाता है और उससे बिट पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। इस चिप पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने रिकॉर्ड की है, अगर हमें वो इरेज करनी है तो हम यूवी लाइट के थ्रू कर सकते हैं। जो भी चिप होता है आपका, उस पर क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज जो आपका नेचुरल मटेरियल होता है उसकी विंडो लगा के उससे यूवी लाइट पास करके उस यूवी लाइट से जितना भी वोल्टेज उसमें
चार्ज किया गया था, जो भी रिकॉर्ड किया गया था, वो सब वहाँ से इरेज हो जाता है और इस चिप को फिर से रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि जब भी हमें इस PROM को इरेज करना है तो वो सर्किट से बाहर निकालनी पड़ती है। मतलब आपको जो भी मदरबोर्ड पे इसके कनेक्शंस किए गए हैं वहाँ से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर लैब इन्वायरमेंट पे ले जाके उसे इरेज करना होता है। इट्स नॉट ईजी टू इरेज बिकॉज UV लाइट इज़ यूज्ड। दूसरा, पूरी चिप एक साथ इरेज करनी होती है। हम पर्टिकुलर पार्ट्स चिप के इरेज नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो पूरी चिप एक साथ इरेज करनी पड़ेगी। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि इरेजिंग प्रोसेस में एक चिप को इरेज करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट सेमी परमानेंट ROMs में जो नाम आता है दैट इज़ EEPROM, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं। ये EEPROM की तरह ही होता है, मतलब इसको भी इरेज किया जा सकता है और दोबारा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एक एडवांटेज है, EEPROM में हमें पूरा चिप को एक साथ इरेज करना पड़ता है, हम उसके कुछ पार्ट्स को बचा नहीं सकते, पूरी ही चिप इरेज होती है। जबकि EEPROM में जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर लेवल पे इरेज की जा सकती है, पूरा चिप इरेज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जिन जिन बिट्स को चेंज करना है वो पर्टिकुलर रजिस्टर हम चेंज कर सकते हैं। मतलब 8 बिट्स एक साथ इरेज हम कर सकते हैं। एक एक बिट का तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी पूरी चिप इरेज नहीं करनी पड़ती। कुछ पर्टिकुलर रजिस्टर्स जो हमें चेंज करने हैं, हम उन रजिस्टर्स को इरेज कर सकते हैं। इस पूरी चिप को इरेज करने के लिए ये 10 मिलीसेकंड्स का टाइम लेता है, बट रजिस्टर लेवल पे कम समय में ये काम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM की। RAM को रीड राइट मेमोरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम रीड भी करते हैं और इसमें हम राइट भी करते हैं, ये परमानेंट नहीं होती। इसे यूज़र मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यूज़र इसको अच्छे से एक्सेस कर सकता है, उसे यूज़ कर सकता है अपने प्रोग्राम्स या डेटा स्टोर करने के लिए। इन्फॉर्मेशन ईजिली यहाँ पर स्टोर की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, आराम से लिखा जा सकता है उसमें कुछ भी। मतलब जो भी हम कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं वो सारा काम किस पे होता है, RAM पे, क्योंकि हम उसमें डेटा लिखते भी हैं, हम डेटा पढ़ते भी हैं, डेटा को चेंज भी करते हैं। ये जो RAM है ये रजिस्टर्स की बनी हुई होती है। हर रजिस्टर 8 बिट स्टोर करता है। एक बिट स्टोर करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है, उसके लिए जो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया जाता है उसे फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर एक रजिस्टर बनता है। जैसे कि हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे 8 फ्लॉप से मिलकर एक रजिस्टर बनता है, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है, तो इस तरह से एक रजिस्टर 8 बिट्स को स्टोर कर पाता है। फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं वो FETs के बने हुए होते हैं। FET मीन्स ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स में 1s और 0s हम स्टोर कर पाते हैं उनके स्विचिंग ट्रांजिशंस को यूज़ करके। जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे, ट्रांजिस्टर्स 3 स्टेट्स में यूज़ होते हैं, एक्टिव, सैचुरेशन एंड कट ऑफ। जब वो एक्टिव में यूज़ होता है तब वो एम्पलीफायर की तरह यूज़ होता है, लेकिन जब हम उसे स्विच की तरह यूज़ करना चाह रहे हैं कट ऑफ या सैचुरेशन में, तो वो ऑन या ऑफ़ की तरह यूज़ आ जाता है। दैट मीन्स अगर वो सैचुरेशन में है तो वो ऑन है, दैट मीन्स लॉजिक 1, और अगर वो कट ऑफ में है तो वो ऑफ है, दैट इज़ लॉजिक 0। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर्स को उसके एक्टिव या सैचुरेशन रीजन में यूज़ करके हम बिट्स स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उन ट्रांजिस्टर्स से मिलकर फ्लिप फ्लॉप्स बनते हैं और बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर एक रजिस्टर बनता है। कितने फ्लिप फ्लॉप से मिलकर हम रजिस्टर बना रहे हैं ये डिपेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर की कॉन्फ़िगरेशन पे। किस माइक्रो प्रोसेसर का वर्ड साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि रजिस्टर का साइज़ क्या है। इन फ्लिप फ्लॉप्स को जिनमें हम बिट स्टोर करते हैं इन्हें मेमोरी सेल्स भी कहते हैं। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है। नंबर ऑफ़ बिट्स जो भी एक रजिस्टर में हम स्टोर कर पाते हैं उसे हम मेमोरी वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8085 जो हम पढ़ रहे हैं, 8085 की अगर हम बात करें तो इसमें एक रजिस्टर 8 बिट स्टोर कर पाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि 8085 का वर्ड साइज़ 8 बिट है। इसे मेमोरी वर्ड कहा जाता है, कितने बिट्स को वो एक साथ स्टोर कर सकता है। RAM जो है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब जैसे ही उसकी पावर ऑफ होती है उसके सभी कंटेंट्स
डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं हो सकता। हमने काम करना है, हमने काम किया, और जैसे ही हम उसकी लाइट बंद करेंगे वो सारा जो भी कंटेंट आपने उस पर किया था वो सारा डिलीट हो जाता है। रैम बेसिकली दो टाइप से डिवाइडेड होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ होता है। यहाँ पे बिट को स्टोर करने के लिए हम वोल्टेज यूज़ करते हैं। बिट एज अ वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज के रूप में बिट को स्टोर किया जाता है। 5 वोल्ट है तो 1 बिट है, 0 वोल्ट है तो 0 बिट है। डायनेमिक रैम मॉस ट्रांजिस्टर गेट से बना हुआ होता है। गेट को चार्ज करके बिट को स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे जो बिट है वो चार्ज के रूप में स्टोर होता है। डायनेमिक रैम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पर्टिकुलर चिप पे जितने नंबर ऑफ एस रैम्स हम बना सकते हैं उसके मुकाबले डी रैम्स उस पर्टिकुलर चिप के साइज़ पे ज़्यादा डी रैम्स बन सकते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, मतलब अगर एक सेम साइज़ की चिप लें तो एस रैम बनाने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए होती है और डी रैम बनाने के लिए हमें जगह कम चाहिए होती है। डी रैम ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, मॉसफेट वो कम जगह लेता है। तो अगर हमें बहुत सारी मेमोरी चाहिए तो हम डी रैम को प्रेफर करेंगे रादर देन एस रैम। डी रैम का पावर कंजम्पशन भी कम होता है एस रैम के मुकाबले, और वो चीप भी होती है, सस्ती भी होती है। लेकिन डी रैम का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि उसका चार्ज लीक करता है। चार्ज लीक करने की वजह से, चार्ज क्या है यहाँ पर, जो हम बिट स्टोर कर रहे हैं यानी 1 और 0, तो अगर चार्ज लीक कर रहा है तो जो आपका 1 बिट था वो धीरे धीरे चार्ज के ख़त्म होने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी डेटा हम उस पर स्टोर करते हैं वो हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। रिफ़्रेश का मतलब मेमोरी बार बार उस डेटा को लिखती है डी रैम पे, बार बार चार्ज होता है वो, ताकि वो चार्ज लीक होने से जो डेटा है वो नहीं ख़त्म हो। तो इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। वैसे तो ये चीप है एस रैम से, लेकिन बार बार रिफ़्रेश करने से ओवरऑल कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर 8K मेमोरी साइज़ चाहिए, हमें मिनिमम 8 किलोबाइट का मेमोरी साइज़ चाहिए, तो हम डी रैम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारी मेमोरी बड़ी है तो फिर भी रिफ़्रेशिंग का कॉस्ट हम झेल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी छोटे चिप पे बन जाएगी। लेकिन अगर हमको कम मेमोरी साइज़ चाहिए तो उन स्मॉल सिस्टम्स के लिए हम एस रैम ही यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें उस चिप पे कम मेमोरी से काम चल रहा है तो चिप की कॉस्टिंग नहीं बढ़ रही है, और जो डी रैम को रिफ़्रेश करने के लिए कॉस्टिंग एक्स्ट्रा जुड़ रही थी वो भी नहीं जुड़ रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस साइज़ की मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें 8 किलोबाइट से ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो डी रैम यूज़ करेंगे, और अगर 8 किलोबाइट से कम मेमोरी चाहिए तो हम एस रैम यूज़ करेंगे। इस टेबल से हम एस रैम और डी रैम के डिफरेंसेस को ईजिली देख सकते हैं। डी रैम जो है वो कैपेसिटर से बना हुआ होता है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मॉसफेट होता है उसके गेट को चार्ज करके बनता है, तो दैट इज़ नोन एज कैपेसिटर ओनली, कि अगर वो चार्ज्ड है, किन्हीं भी दो प्लेट्स के बीच में अगर हम चार्ज स्टोर करते हैं तो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है। तो क्योंकि ये छोटे छोटे कैपेसिटर्स से मिलके बना हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर लीक होती है, चार्ज डिस्चार्ज वाला काम होता रहता है। जबकि एस रैम जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप से बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे जो आपका डेटा है वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है, तो वहाँ लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता। सेकेंड है, डी रैम में हर थोड़ी देर में इसको रिफ़्रेश करना पड़ता है ताकि आपका डेटा पूरी तरह से लीक ना हो, जबकि एस रैम में जब तक कि आपकी पावर ऑन है तब तक डेटा एज इट इज़ रहेगा, वो डेटा कहीं नहीं जाता। डी रैम चीप है, सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, जबकि एस रैम महंगा है, एक्सपेंसिव है। डी रैम एस रैम से स्लो होता है, एस रैम फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स की बात कर रहे हैं हम, और डी रैम में जो भी है डेटा आपका वो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम पर डिपेंड करता है। डी रैम में बहुत सारे बिट स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत कम स्पेस में ज़्यादा मेमोरी बनाई जा सकती है, जबकि एस रैम में बहुत सारे बिट्स को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसका मेमोरी साइज़ थोड़ा छोटा होता है। डी रैम पावर भी कम कंज्यूम करता है, जबकि एस रैम ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। डी रैम क्योंकि पावर कम कंज्यूम कर रहा है तो हीट भी कम जनरेट करता है, एस रैम में ज़्यादा पावर यूज़ हो रही है तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है। डी रैम को मेन मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेन मेमोरी में हमें ज़्यादा डेटा सेव करना होता है,
तो वहाँ पे हम डी रैम यूज़ करते हैं। एस रैम बेसिकली हम कैशी मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज़ कैश मेमोरी में आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है और एस रैम फास्ट होता है डी रैम से, इसलिए हम उसको कैश मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं। इसके रैम्स और रोम्स डिस्कस करने के बाद फाइनली हम रैम और रोम के बीच का डिफरेंस दिखा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है रैम टेम्परेरी स्टोरेज है, जैसे ही आपकी पावर ऑफ होगी रैम में लिखा हुआ सारा डेटा उड़ जाता है। रोम परमानेंट स्टोरेज है, एक बार वो बिट्स स्टोर कर दिए तो वो कहीं नहीं जाते, चाहे पावर ऑन है या ऑफ है। रैम में डेटा आपका मेगा बिट्स में स्टोर होता है, जबकि रोम में गीगा बिट्स में स्टोर होता है। वॉलेटाइल है रैम, पावर ऑफ होगी तो डेटा उड़ जाएगा। रोम नॉन वॉलेटाइल है, पावर ऑफ होने पे भी नहीं उड़ता है। रैम को नॉर्मल ऑपरेशंस में, मतलब हम हमारे जितना भी काम करते हैं कंप्यूटर पे वो सारा रैम में ही होता है। रोम कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, जो भी आपका बूटिंग प्रोग्राम होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैकएंड में जितना भी आपका सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने में यूज़ आता है वो आपका रोम में स्टोर होता है। रैम में डेटा लिखना फास्ट है, रोम में डेटा लिखना स्लो प्रोसेस होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।